शख्सियत से जिनका नाम है कृष्णेश्वर महाराज, जिन्होंने आज तक देश, धर्म और इतिहास पर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें इतनी मशहूर हैं कि काफ़ी बड़े नेताओं और संत महात्माओं ने इनकी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की। नमस्कार कृष्णेश्वर महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आज मैं फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में बात करूंगा, जो हिंदुस्तान का एक जाना पहचाना नाम है। यह एक ऐसा मतलब परस्त इंसान है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। आप अगर इनके पिछले इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके दामन में कितने दाग हैं। हालांकि ये बूढ़े और बीमार एक्टर आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है और कोरोना जैसे घातक बीमारियों का भी सामना कर रहा है। इसलिए इनके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन वक्त और हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इनके बारे में कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। तो आइए जानिए इस एक्टर अमिताभ बच्चन के दामन में कितने दाग हैं। इनके दामन में लगा पहला दाग। इन्होंने लगभग 1990 ईस्वी में एक एबीसीएल कंपनी खोले थे और उसमें घोषणा किए थे कि देश के जितने भी नवयुवक नए कलाकार हैं और युवक लोग हैं उसको काम देने के लिए, और उसमें इन्होंने बोले थे कि 250 रुपया जो है फीस देने के लिए, 250 रुपया और पोस्ट के द्वारा। इस एक्टर अमिताभ बच्चन ने लगभग 1990 ईस्वी के आसपास 1000 करोड़ रुपये की लागत के एक एबीसीएल कंपनी खोले थे। इस फिल्म कंपनी में काम पाने के लिए इन्होंने देश के हर एक युवक कलाकारों से 250 रुपया पोस्ट के जरिए भेजने को कहा था। देश तथा दुनिया के करोड़ों तथा लाखों युवक युवतियों ने 250 रुपया पोस्ट के जरिए इन्हें भेजे थे। इस तरह से इनके एबीसीएल कंपनी में लगभग 68 करोड़ रुपया जमा हुआ था, लेकिन इन्होंने ये 68 करोड़ रुपया से फिल्म न बना करके इन्होंने ये सारे पैसे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दे दिए थे। मैं खुद स्वयं टेलीविज़न पे इनके द्वारा नरसिम्हा राव को 68 करोड़ रुपये का चेक पकड़ाते हुए देखा था। उस समय इनकी सात्विक मुस्कान को देख करके ही मैं समझ गया था इस एक्टर के अब बुरे दिन आने वाले हैं। और वही हुआ। कुछ दिन के बाद एबीसीएल कंपनी डूब गई और इनका घर गिरवी हो गया और बैंक का काफ़ी कर्जा भी इनके ऊपर चढ़ गया। याद रखिए, आप दुनिया के नज़र में छुप सकते हैं, लेकिन आप ऊपर वाले के नज़र में छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठा है आपके अंदर। और यही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ। और ऊपर वाला का डंडा तो इनको चला ही, साथ ही साथ इस जो गरीब युवक जिन्होंने मतलब इनको पैसा भेजे थे, देश के किसान, युवा और काफ़ी गरीब तबके के लोग जो इन्होंने पैसा भेजे थे, उसका अभी हाई इनको लगा और इसकी वजह से इनकी बर्बादी हो गई। इन्हें ये 68 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को देने की जरूरत ही क्या था। अगर इसी 68 करोड़ से अगर वो फिल्म बनाते तो उस समय काफ़ी फिल्में बन जाती थी, लगभग 100-150 फिल्में बन जाती थी। उस समय 5 लाख में भोजपुरी फिल्में बन जाती थी, लगभग 40-50 लाख में हिंदी फिल्में बन जाती थी और लगभग कम से कम 100-150 फिल्में बन जाती थी। इसमें काफ़ी लड़के को काम मिलता था, फिल्मों में काम मिलता था और हजारों लाखों बेरोजगार युवक जो है उसको भी नौकरी मिलता, उसको भी फायदा होता। कितने टेक्नीशियन को काम मिलता था उसी पैसे से। इनको अपने पैसे से तो लगाना नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पैसे को लेकर के नरसिम्हा राव को दे दिया, जबकि प्रधानमंत्री पहले से कितने बार बदनाम हो चुके हैं। अभी आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना के लिए इन्होंने कलाकारों से और व्यापारियों से जो पैसा लिए हैं और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा है कि अपोजिशन वाला बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है ये प्रधानमंत्री रावत को उसमें डालते तो हैं, वो कोरोना के लिए राहत कोष के लिए तो लिए थे, लेकिन वो पैसा रैली में या अपने चुनाव प्रचार में खर्चा करते हैं। उस समय भी नरसिम्हा राव जो थे, वो जो पीएम केयर फंड में इन्होंने दान किए थे, डाले थे इस पैसे को, वो पैसा क्या किया होंगे वो तो समाज के लिए अपने लिए लगाए, वो तो वही जाने। इसलिए अगर उनको देना ही था तो अपना खुद का कमाई का पैसा देते थे। अगर उनको मतलब इस युवक कलाकारों जो बेचारे गरीब लोग 250 रुपया मतलब फिल्मों में काम पाने के लिए इनको भेजे थे, उनका पैसा देने की जरूरत क्या था। और यही बददुआ जो है, यही हाय उनको लगा और जिसकी वजह से उसको दुर्गति हुई। और उस समय मैंने खुद देखा था
कि इसकी जो लड़की उस समय जब ये बीसीएल कंपनी में जब ये शुरुआत किए थे तो उस समय क्या होता था कि इसकी लड़की श्वेता बच्चन और इसके लड़के अभिषेक बच्चन जो है कॉलेज में पढ़ते थे, तो स्विट्जरलैंड में पढ़ते थे। तो वो जब यहाँ आते थे तो उस समय आमिर खान और सलमान खान को लेकर के अमिताभ बच्चन बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे, जिसमें इनके बेटे बेटियाँ सब वहाँ पे नाच गाना करते थे। उसमें करोड़ों रुपया खर्चा करते थे, फालतू के पैसे करते थे। तो ये सब जो इनके बुरे कर्म जो थे, वही बुरा कर्म इनको उनकी सजा मिला। और उस समय जो स्ट्रगल, इनको तो ये सोचना चाहिए कि जब ये स्ट्रगल के समय जब थे, उस समय स्ट्रगल के समय भी इनको कितना परेशानी होगा। और स्ट्रगल के समय में जो बेचारे युवक लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको खाने को पैसे नहीं, जो फिल्मों में काम करने के लिए कर रहे हैं, वो भी अपने पैसे पेट काट करके 250 रुपया जमा किए थे। इस अमिताभ बच्चन ने खुद बोले थे कि जब मैं कलकत्ता से जब आया था तो उस समय मैं कलकत्ता में नौकरी करता था, वहाँ से कुछ पैसा मेरा जमा हुआ था। जब मैं बम्बई में काम करने के लिए आया था तो उस समय मैं मेरे दोस्त ने पिंगले बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, उसमें मैंने कुछ पैसा जमा किया था 450 रुपया। जब मेरे पूरे दिन भुखमरी का टाइम आया तो मैंने उस पैसे को मुझे याद आया और मैं सोचा कि अब इस पैसे को निकाल करके अपना जीविका चलाऊँ। जब वो बैंक में गया तो देखा तो सब कट के पैसा जो है उनके हाथ में कुछ नहीं था बचा। बैंक वाले उसको इस तरह से, उन्होंने खुद उस समय बोला था कि बैंक वाले हमें उस समय ऐसे घूर करके देख रहे थे, लगता है कि मेरी आपकी काफ़ी उस समय मेरी ग्लानि महसूस हो रही थी। इन्हें कि ये तो सोचना चाहिए कि जब आप उस समय आप स्ट्रगल के टाइम पे ये हालत था, लेकिन जो स्ट्रगलर जो आपको पैसा दिया, जो उस समय जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, उन्होंने भी 250 रुपया दिया था, उसकी तो आपको समझ में आना चाहिए। और ये कहते हैं कि कुछ नहीं, 1-2 फिल्में तो मैंने बनाया, 2-3 फिल्में बनाया, फिल्म डूब गया तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर वो 68 करोड़ उनको देने की जरूरत ही क्या था। अगर वो 68 करोड़ अगर उससे फिल्म बनाते तो अच्छा रहता है, इसमें काफ़ी टेक्नीशियनों को, सबको, कलाकारों को काम मिलता है। और लेकिन ये ऐसा नहीं करने की वजह से इनकी दुर्गति हुई। आज तक इनकी इस काली करतूत और हरकत के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। हालांकि मैंने भी इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, मैं चाहता तो कोर्ट में केस कर सकता था, लेकिन मैंने स्वयं सोचा कि जब इनके किए हुए कर्मों का ऊपर वाले ने खुद सजा दे दिया है तो इनके बारे में क्या कुछ बोलूं या फिर क्यों कोर्ट में केस करूं या कुछ भी करूं, खुद इनको सजा मिल चुका है। इस तरह से ऐसे अवसरवादी लोग जो होते हैं, मतलब परस्त इंसान जो होते हैं, भला देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए क्या सोचेगा। ये तो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। दूसरा दाग इनके ऊपर ये लगा था कि जब ये अपने इकलौते पुत्र अभिषेक बच्चन का शादी कर रहे थे, उस समय इन्होंने जब ये बारात लेकर के जा रहे थे तो उस समय कुछ लोग इनको देखने के लिए, दर्शक लोग जो पब्लिक लोग जो थे, दर्शक लोग इनके बारात को देखने के लिए गए। तो इन्होंने, इनके जो दोस्त अमर सिंह है, इनके गुंडों ने उनको डंडा मार करके भगा दिया और उसमें कई लोगों को चोट भी लगा था। इनको तो ये सोचना चाहिए कि इनका इकलौता पुत्र है, इसके लिए करके गरीब लोगों के लिए, जो गरीब हैं, 20-25 लाख खर्चा कर करके इन्होंने कोई पंडाल लगा करके उसमें उन्होंने जो है गरीब लोगों को खिला देना चाहिए था, जिससे इनको मतलब दुआ भी लगता और नाम भी होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे बारात में जब बारात को देखने के लिए पब्लिक लोग इकट्ठे हुए जा रहे थे, देखने के लिए गए, तो उसके ऊपर डंडा चलवा दिया इनके दोस्त अमर सिंह के गुंडों ने, बॉडीगार्ड वगैरह ने। लेकिन ऐसा तो इसको करना नहीं चाहिए। तो ये सब गलत काम जो है ये करते हैं, ना तो किसी के लिए अच्छा करेंगे और बुरा ही करेंगे। अगर करेंगे तो बुरा ही कर देंगे, नतीजा क्या होगा अगर इनका मतलब कि ये करेंगे। तो इस तरह से ये इनके पास दूसरा दाग है। तीसरा, फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट हुए कि ये सीन कटवाते हैं या अपना सीन बड़ा करवाते हैं। ऐसी एक कहानी ऐसी है कि एक बार जब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा सब जैसे जो कलाकार हैं, जो पहले से इंडस्ट्री में थे, उन्होंने इनको काफ़ी सहायता किए थे। एक हमारे पहचान के डायरेक्टर फिरोज अंकल जी हैं, जिन्होंने मतलब उस समय दो राहा, कसम से काफ़ी अच्छी फिल्में हिट दिए थे। उस समय उनका नाम चल रहा था। तो उनको जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने, जब वो खुद मुझे बताए कि जब मैं उनको शत्रुघ्न सिन्हा को साइन करने के लिए गया, तो शत्रुघ्न सिन्हा जो है
ने बोला कि हमको आप क्यों काम देते, हम तो आगे बढ़ चुके, हमारा एक नया लड़का मुंबई आया है, वो मेरा दोस्त है, अमिताभ बच्चन है, उसको आप काम दीजिए तो ताकि वो आगे बढ़े। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने सेक्रेटरी को और अपनी गाड़ी दिया, और वो जो अंकल, जो हमारे अंकल जो पहचान बन, जो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं उनके बांद्रा वाले, जहाँ पे अमिताभ रहते थे, बांद्रा में पेइंग गेस्ट में रहते थे, और पेइंग गेस्ट में रहते थे, वहाँ पे मैं शत्रुघ्न सिन्हा के सेक्रेटरी को लेकर के गया। वहाँ पर जब गया तो दरवाज़ा अमिताभ बच्चन ने खोला, पेइंग गेस्ट में थे, तो उनको जब मैंने देखा तो उनको मैंने बोला कि आप मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने मुझे भेजा है फिल्मों में आपको काम देने के लिए, लेकिन मैं तो शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक नया लड़का आया है, उसको आप काम दीजिए। बोला, तब अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं, बोला हाँ साहब करूँगा, फिर साहब को चाय पानी पिलाओ, और उसके बाद हमारा भाषा ही यही है, हम तो भोजपुरी, बस हम गाँव के उधर का ही है, क्योंकि वो कहानी जो था भोजपुरी से थोड़ा मिलता जुलता था, और हम करेंगे साहब। फिर उसके बाद उन्होंने, उस अंकल ने, जो फिरोज चिराग जी है, उन्होंने उनको 5000 में साइन कर लिया था। बाद में वो फिल्में बनी नहीं। जब वो वहाँ पे आए शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने के लिए, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बोले कि आपको ये लड़का कैसा लगा। उन्होंने बोला वो तो ऑल इंडिया रेडियो है, एकदम बिल्कुल मतलब उन्होंने बोला कि फिर भी इनको साइन कर लीजिए, कोई बात नहीं, आगे चल के कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब अमिताभ बच्चन बड़े हो गए, बड़े कलाकार बन गए, तो संजोग बस वही अंकल हमको बताया कि एक बार क्या हो गया कि एक फिल्मों में हमको एक प्रोड्यूसर ने साइन किया था, उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस प्रोड्यूसर से हमको निकलवा दिया। बोला नहीं, ये तो डायरेक्टर फिरोज सिन्हा है, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का लेकर के फिल्में बनाते हैं, हमारा सीन छोटा कर देगा और शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा कर देगा, इसलिए इसको हटा दो। तो ऐसे मतलब पर्सन जिन्होंने 5,000 में उनको साइन किया था, आज जब टाइम आ गया, अच्छा टाइम आ गया, तो वो चीज़ भूल गया और उस दिन को डायरेक्टर को हटा दिया। ये स्वयं मैं खुद उस अंकल से के मुँह से मैंने सुना। जब एक बार क्या हो गया कि जब ये इनका इनिशियल कंपनी जब डूबा हुआ था, जब इनिशियल कंपनी डूब गया था, जब घर गिरवी हो गए थे, तो ये क्या किए थे कि लगातार कई ऐसे फिल्में साइन कर रहे थे कर्जा चुकाने के लिए, अपने कर्जा चुकाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, उस समय उदित नारायण जी हमारे एक पहचान के हैं, जो मतलब सिंगर है, मेरे दोस्त है, तो उनको इन्होंने गाने के लिए मतलब एक फिल्में बन रहे थे, लाल बादशाह, जो इनको लेकर के फिल्म बन रहा था, किसी को बना रहे थे, उसमें आदित्य श्रीवास्तव म्यूजिक डायरेक्टर था, उदित नारायण जी भी उसमें गाना गाने लगे। उदित नारायण जी चूँकि मेरे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर आऊँगा। उस समय मैं गोरेगांव में रहता था, गोरेगांव में ही सारा स्टूडियो था, मेरे घर के पास ही सारा स्टूडियो था। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे पहुँचिए, वहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग है। मैं वहाँ पर 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे पहुँच गया। वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा वहाँ पे, तो अमिताभ बच्चन वहाँ पे गाना गा रहे थे, और मुझे देख करके आदित्य श्रीवास्तव बोलते हैं कि अब तो उदित नारायण जी का घर का आदमी आ गया है। लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया, उदित नारायण जी नहीं आए। फिर आदित्य श्रीवास्तव हमको कहा, फिर अमिताभ बच्चन भी बार बार उनको बोलते थे कि भाई उदित नारायण जी कब आएंगे, पूछो इनको। तो फिर आदित्य श्रीवास्तव हमको बोलते हैं कि भाई अब उदित जी कब आएंगे। मैं बोला देखिए, और मेरी यही इच्छा थी कि मैं इसका रिकॉर्डिंग आज उदित नारायण से करवाऊँगा, क्योंकि आदित्य श्रीवास्तव को भी पता था कि अगर मैं फ़ोन करता, हर एक स्टूडियो में चाहे म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे रिकॉर्डिस्ट या कोई भी हो, मैनेजर हो स्टूडियो का, उनको ये था कि मैं अगर आ जाता हूँ तो उदित नारायण जी आ जाते हैं। सबको ये रहता। आदित्य श्रीवास्तव को ऐसे था कि अब ये आ गया तो उदित नारायण जी आ ही जाएंगे। मैंने आदित्य श्रीवास्तव को कहा कि देखिए, मैं तो फ़ोन तो करूँगा नहीं, और उनको भी पता था कि ये बाहर से फ़ोन करेगा तो उदित नारायण जी आ जाएंगे। मैं बोला देखिए, मुझे बोल दिया 1:30 बजे आने के लिए, मैं आ गया। अगर वो आए चाहे नहीं आए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं फ़ोन करूँगा। फिर जब नहीं आया तो आदित्य श्रीवास्तव ने खुद उनके घर पे फ़ोन किया उदित नारायण जी को। उदित नारायण जी तो घर से निकल गए, वो घर वाले ने बोले कि घर से निकल गया, और मोबाइल अपना फ़ोन बंद रखा था उन्होंने। बाद में क्या हो गया, फिर उदित नारायण जी नहीं आए, और मुझे खुद तमन्ना था कि इसकी रिकॉर्डिंग आज अमिताभ बच्चन की नहीं करवाऊँगा, उदित नारायण को नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बोलूँगा तो आ जाएंगे। आदित्य श्रीवास्तव को भी पता था, लेकिन उदित नारायण जी जब नहीं आए तो अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं, मेरी तरफ इशारा करते, उदित नारायण नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा सुरेश भोसले आएगा, वो गाना गाएगा। और सब बोलता है कि जुम्मा चुम्माई लंदन जो है मैंने गाया है, लेकिन असल में सुरेश भोसले गाए थे।
उसके बाद कुछ देर के बाद अलका याग्निक भी आ गई। फिर मैंने थोड़ा सा अमिताभ बच्चन से मजाक मस्ती करने लगा, अंकल करके जाकर के मॉनिटर रूम में। तो अमिताभ बच्चन भी मेरी तरफ देख करके थोड़ा अंदर से उनको ये फील हो रहा था कि उदित नारायण जी आए नहीं थे, उदित नारायण जी का आदमी समझ गए। फिर मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो मेरा जो डायरी था उसमें कुछ मतलब सब जगह भरा हुआ था। तो अमिताभ बोलता है कि ये जगह खाली तो है ही नहीं, कि इसमें कहाँ सिग्नेचर मारूँ। तो वो बोला जहाँ है इसमें भरे में ही कर दीजिए। तो अब आते से बात सोचा कि सब दिन तो हम लोगों को ये खींचते थे, आज अमिताभ बच्चन को ही लाइन पे ले लिया। तो इसके बाद फिर मैं तो मॉनिटर रूम में बैठ गया। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन को ये बात खटक रहा था, इसलिए और किसी को तो सब मेरे जान पहचान करते थे, रिकॉर्डिस्ट वगैरह सब थे, सतीश जी वगैरह सब तो जानते थे। किसी को बोलने की तो उसे वहाँ पे हिम्मत नहीं थी। लेकिन इन्होंने खुद अमिताभ ने बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा बाहर चले जाएंगे। तो मेरा हाँ मैं बाहर चला जाऊँगा, क्या बात है। मैं बाहर जाके बैठ गया। बाहर बैठे मैं फिर बाद में बाहर निकलने के बाद उन्होंने मॉनिटर रूम से बाहर निकलने के बाद मेरे को अपने मस्ती में हाथ भी दिया उन्होंने। इस तरह से उदित नारायण जी तो आए नहीं। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद सुदेश भोसले आया। सुदेश भोसले ने और अमिताभ ने मिलकर गाना गाना गाया। फिर मैं दूसरे दिन उदित नारायण जी को पूछा किया कि आप क्यों नहीं आए, और सब लोग ने मेरे पकड़ लिया और मेरे को मतलब परेशान करने लगा। तब उदित जी ने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें सुदेश भोसले भी गा रहे थे, अमिताभ बच्चन भी गा रहे थे और मैं भी गाता। और फिर क्या कहते हैं अलका याग्निक भी गा रही थी। मैं सोलो गाने वाला सिंगर हूँ और मैं जाकर के सब 3 सिंगर मतलब 2 और सिंगर मेरे साथ गाएंगे। फिर डुएट भी फीमेल भी सिंगर गाएगी अलका याग्निक भी, तो मैं क्यों गाऊँ। तो इसके लेकर के फिर मैं समझ गया कि उदित नारायण जी क्यों नहीं आए। इस तरह से ऐसे अवसरवादी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग जो होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपने मतलब के लिए करते हैं। आज इनकी जो पत्नी जया बच्चन है, आज जो सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स केस का मामला चल रहा है जिसमें कंगना रनौत, रवि किशन आदि लोग जो है इसमें मतलब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए और ड्रग्स के रैकेट को ख़त्म करने के लिए, धंधे को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाए, संसद में आवाज़ उठा रहे हैं रवि किशन। उल्टे इनकी पत्नी उसको सहयोग करना चाहिए कंगना रनौत और रवि किशन को। तो रवि किशन को जब संसद में आवाज़ उठाए तो कंगना जया भादरी क्या बोलते हैं संसद में, बोलते हैं कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में वो छेद करते हैं। यानी मतलब कि जो थाली में जिससे उनको खाना मिलता है उसी थाली में छेद करते हैं। रवि किशन की मतलब कि तरफ इशारा करके बोलते हैं। और जबकि उल्टे उनको साथ देना चाहिए ड्रग्स का जो धंधा है, ड्रग का रैकेट है। देखिए रिया चक्रवर्ती तो जेल में है, अभी दीपिका पादुकोण और सब कई ऐसे हीरोइन सब जो है मतलब उसमें उसका नाम आ रहा है। उससे उसको ख़त्म करना चाहिए तो उल्टे उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उल्टे जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उसको बुरा बोल रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर ज्ञान छोटे से मिलता है, इस तरह से अगर ज्ञान छोटे से मिलता है तो छोटे से भी लेना चाहिए। इस तरह से जया भादरी और हेमा मालिनी जैसे सीनियर जो अभिनेत्री हैं उनको जूनियर जो अपने जूनियर है अगर उनके पास ज्ञान है, अच्छा काम कर रहे हैं, रवि किशन है भोजपुरी का एक्टर है, फिर कंगना रनौत जैसे जूनियर मतलब कलाकार है, एक्ट्रेस है, उनसे अगर मतलब कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उन्हीं से शिक्षा लेकर के उनको और बढ़ावा देना चाहिए। ये नीति शासन करते हैं, लेकिन वो बढ़ावा नहीं दे करके उल्टे जो है उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह से पति अमिताभ बच्चन का तो आपको मैंने बता ही दिया और आज की जया भादरी की भी हरकत आपको बता ही दिया कि वो जया भादरी क्या कर रहे हैं। जो गलत काम करने वाला है उसको मतलब समर्थन कर रहे हैं और उसके बाद जो है जो सही काम करने वाला है उसका विरोध कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा परिवार जो है सब अवसरवादी परिवार रहा है। ऐसे अवसरवादी परिवार के बारे में क्या कहना। और कंगना रनौत से तो मैं काफ़ी सीखा हूँ। आज देखिए कंगना रनौत ने जो करण जौहर के लिए बोले थे कि करण जौहर और शाहरुख खान वगैरह सब मिल करके जो है ये सब बना रहे हैं, ये झलक दिखला जाए और मैं ये कॉफ़ी विद करण, एक तो ये सब ने क्या किया है कि उसमें तो मेरे जीवन के बारे में काफ़ी उसने कुछ दे दिया शाहरुख खान ने और ये करण जौहर ने। तभी कंगना रनौत सही बोली थी कि ये जो मतलब ये क्या करते हैं कि सिर्फ
किसी भी कलाकार को पूछेंगे जा करके, किसी अभिनेत्री को किसी को पूछेंगे, उसके जीवन के बारे में पूछेंगे, इसको जीवन के बारे में पूछना बहुत मजा आता है करण जौहर को। और वो क्या करते हैं, उसे पूछ करके और फिर उसके बाद उसे जब पूरा निचोड़ लेंगे। तो कंगना रनौत सही बोली। और आज जो शाहरुख खान ने जो झलक दिखला जाए या ये सब जो मैं लक्ष्मी तेरी आंगन की और ये सब जो बनाया, सब मेरे ऊपर ही बना दिया इसने। 18 रहियों से लेकर के जितने जगह पूरा मेरे ऊपर बना दिया है। मैं तो चलो बाद में शाहरुख खान से बात करूंगा, थोड़ा पैसा नहीं देगा तो उसको नागा ही बना दूंगा, है कि नहीं। नस मस तोड़ करके शाहरुख खान को नागा बना दूंगा, इसको थोड़ा किन्नर अखाड़े में हिजड़ों के अखाड़े में भर्ती कर दूंगा, अगर इसने जो मेरे ऊपर जो कमाया है। लेकिन कंगना रनौत जो बोली है बिल्कुल सही बोली, वो शिक्षाप्रद बात है कि वो बोली कि सही बोला। उसमें नाम क्या करता है, दिलीप के बजाय अजय रख देगा। उसमें जो है मैं लक्ष्मी तेरे आंगन पे, वो नाम उसका जो जिसके ऊपर बना रहा है उसका नाम नहीं रखेगा, उसके दूसरा नाम रख देगा ताकि उसी को पता नहीं चले। ये सब इतने करण जौहर और शाहरुख खान वगैरह सब ऐसे शातिर हैं कि जो इनको क्या किसी को पता नहीं चले कि मैं उसके इसमें या लोगों को जानकारी नहीं हो। कंगना रनौत सही बोल रहे थे कि ये नाम बदल देते हैं और फिर उसके ऊपर उसके जीवन के ऊपर कुछ न कुछ ये करते हैं। इस तरह से कई तरह से मैंने भी इससे सीखा और जो सही बात है, सही घटना है। इस तरह से अगर छोटी अभिनेत्री से भी अगर जया बच्चन को शिक्षा मिलता है, छोटे अभिनेता, तो उनसे भी शिक्षा लेना चाहिए। इस तरह से आपको मैंने ये सारी कहानी अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के परिवार के बारे में बता दिया हूँ और मेरे ख्याल से अगर आप सही होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ये मेरे द्वारा लिखी गई मगध से देश महान हुआ और दिल्ली से देश गुलाम हुआ किताब मैं खुद अमिताभ बच्चन के घर में जाकर के दे चुका हूँ, उनके वॉचमैन को। और इस किताब में सारी बातें लिखी हुई है उनके बारे में, जो एबीसीएल कंपनी कैसे डूबी और उसके अमर सिंह के उन्होंने के अभिषेक बच्चन के भारत में कैसे लाठी डंडा चलवाए थे लोगों के ऊपर। ये सब सारी बातें सब कुछ लिखा हुआ है। शायद मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन ने इस किताब को पढ़े भी होंगे, लेकिन अभिषेक बच्चन ने भी पढ़े होंगे, ऐश्वर्या राय भी पढ़े होंगे, पूरे घर में पढ़े होंगे। लेकिन इस किताब के ऊपर उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन आज मैं इस चीज़ के आपको मीडिया के माध्यम से ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि हर एक चीज़ आप इसको पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ की आपको जानकारी मिल जाएगी इसमें। और उनकी जितनी भी कारनामे हैं, वैसे तो ये ऐतिहासिक किताब है, सभी ने इस किताब की तारीफ की है। बड़े बड़े महात्मा लोग ने भी क्या, नेता लोग जैसे अन्ना हजारे वगैरह सभी भी पढ़े हैं इस किताब को, और इसलिए ये किताब मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। कृष्णेश्वर महाराज जी, हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।